ऐसे हैं, बहुमत एक तरफ है, हम अलग बात कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो बीजेपी भी कहीं ऐसा ही काम तो नहीं कर रही है, धीरे धीरे इनको पागल घोषित कर रही है, इनके समझ में नहीं आ रहा है, ये एक अलग बात किए जा रहे हैं, देश एक अलग बात कर रहा है। तो वो देखिए, आपको चलना तो देश के हिसाब से पड़ेगा, या देश को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी जी वहां की तरह यहां भी नेता खोने जा रहे हैं, या फिर राहुल गांधी को चिढ़ ही इस बात से है कि हुडा कांग्रेस नहीं, कैप्टन कांग्रेस नहीं, मुझे कांग्रेस चाहिए? वो कह रहे हैं दो तरह की राजनीति है, विचारधारा की लड़ाई है, एक इधर है एक उधर है। राहुल गांधी को अभी भी जल्दी नहीं है, वो 10 साल और इंतजार करने के मूड में है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से सरदार को भी चुरा लिया, गांधी जी को भी चुरा लिया। अगर आप पिछला शासन देखेंगे मोदी जी का, मोदी जी हर भाषण में गांधी जी का जिक्र करते हैं, हर भाषण में लगभग वो पटेल जी का जिक्र करते हैं। उन्होंने बड़े सलीके से चुराया है, और कांग्रेस पार्टी देखती रही कि हमारे नेता को चुराया जा रहा है, और बोले भी नहीं। भाजपा छुपके तो कुछ नहीं कर रही ना, उन्होंने कहा ये हमारा एजेंडा है, और जब हमें मेजोरिटी मिलेगी हम पूरा करेंगे, तो उन्होंने किया, उनको समर्थन मिला इस बात पे। तो ये जो इश्यूज है ना, जैसे राम मंदिर का खत्म हुआ, 377 का खत्म हुआ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सतीश त्यागी जी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस कहां पर अटक गई है। सबसे पहले तो त्यागी साहब राम राम जी। राम राम। तो त्यागी जी, हम उस प्रश्न पे आ जाते हैं जी। अब जिस प्रकार से, ठीक है, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस हाईकमान ने चीजों को मैनेज करना है, और जब कुछ कोई रिजल्ट आता है, किसी भी प्रकार का रिजल्ट हो, फिर हम चीजों को अलग तरीके से एनालाइज करते हैं, वो ठीक है। परंतु ऐसा ना हो इसके चक्कर में, जिस प्रकार से पंजाब में इन्होंने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने पंजाब में एक बहुत मजबूत नेता को खो दिया। लगता स्टेट है, हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, वहां जो लोगों से हम बात करते थे, लोगों का ये कहना था, आपने भी सुना होगा कि पंजाब के अंदर कांग्रेस नहीं जीती है, कैप्टन जीते हैं। सेम चीज यहां पर भी ऐसे ही बोली जा रही थी कि यहां हुडा कांग्रेस है, न कि कांग्रेस है। तो क्या राहुल गांधी जी वहां की तरह यहां भी नेता खोने जा रहे हैं, या फिर राहुल गांधी को चिढ़ ही इस बात से है कि हुडा कांग्रेस नहीं, कैप्टन कांग्रेस नहीं, मुझे कांग्रेस चाहिए? देखिए, राहुल गांधी एक एनिग्मा है इंडियन पॉलिटिक्स का, जो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, अध्ययन करते हैं, और जैसे शायद मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने बहुत पढ़ा उसके बारे में। जी, बहुत किताबें मैंने पढ़ी उनको। उनकी एक किताब है, एक आरती रामचंद्रन है जर्नलिस्ट, उन्होंने डिकोड किया है, अंग्रेजी में बड़ी अच्छी किताब है, राहुल गांधी को डिकोड किया है, और उसी के चलते मैंने बहुत अध्ययन किया उन सारी चीजों का। वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो यहाँ आए हैं एक परिवर्तन जो उनके दिमाग में है उसके हिसाब से आए हैं। उनका काम करने का तरीका उनके पिता या उनकी जो दादी थी उनकी तरह नहीं हो सकता। हम अगर राहुल गांधी में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या नेहरू को तलाश कर रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल बेस तो वही, इस देश में आरएसएस पे जितना जबरदस्त हमला वो करते हैं, और एक आइडियोलॉजिकल डिवीजन वो चाह रहे हैं। देखिए, ये जो डिवीजन हो रहे हैं ना तरह तरह के हर लेवल पे, जाति के, धर्म के, इसका एकमात्र इलाज है आइडियोलॉजिकल वर्टिकल स्प्लिट। वो कह रहे हैं दो तरह की राजनीति है, विचारधारा की लड़ाई है, एक इधर है एक उधर है। इस चीज को समझाने में समय लगेगा। राहुल गांधी को अभी भी जल्दी नहीं है, वो 10 साल और इंतजार करने के मूड में है। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्हें कोई जल्दी नहीं। वो ये चीजें उन्होंने देख रखी हैं सारे। प्रधानमंत्री होना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, देश ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बीजेपी की जो विभाजनकारी पॉलिटिक्स है वो कितना देश को नुकसान कर रही है, ये भी लोग वॉच कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसका एक ही आधार है इसको खत्म करने का कि आप अपनी आइडियोलॉजी को वहां खड़ा करो। मैं बार बार हरियाणा से राष्ट्रीय राजनीति में घुस जाता हूँ आपसे बातचीत करते हुए, क्योंकि हरियाणा उसका पार्ट है। हरियाणा को बाहर थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल पार्ट भी है। और अगर हम पिछले इतिहास पर नजर डालेंगे, राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र भी रहा है। बिल्कुल। अब ये देखिए कि राहुल वहां अहमदाबाद में कन्वेंशन हो रहा है,
सरदार पटेल को बड़ी शिद्दत से याद किया जा रहा है इस समय, तो लोग कहेंगे भाई अब पटेल याद आए हैं, हाँ, सवाल खड़ा होता है। पटेल याद आए तो अब भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसका अभाव है, जो होना चाहिए कि सरदार पटेल ने आखिरी सांस कांग्रेस में ली जब वो थे होम मिनिस्टर थे और वो नेहरू को अपना नेता मानते थे, तो भाजपा से उनका क्या लेना देना। लेकिन भाजपा ने उनका लोह स्तंभ खड़ा करवा दिया इतना बड़ा। तो नेताओं को छीनने की जो प्रवृत्ति है ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ब्रांडिंग देखिए आप, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से सरदार को भी चुरा लिया, गांधी जी को भी चुरा लिया। अगर आप पिछला शासन देखेंगे मोदी जी का, मोदी जी हर भाषण में गांधी जी का जिक्र करते हैं, हर भाषण में लगभग वो पटेल जी का जिक्र करते हैं। उन्होंने बड़े सलीके से चुराया है और कांग्रेस पार्टी देखती रही कि हमारे नेता को चुराया जा रहा है और बोले भी नहीं। एक और विडंबना है पुनिया साहब, आप ध्यान से देखना, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि राहुल गांधी नितांत अकेला व्यक्ति है, उसके साथ कोई नहीं, उसके इर्द गिर्द जो बैठते हैं वो सब डाउटफुल है, पता नहीं कौन सा स्लीपर सेल है राइट लेफ्ट में। प्रदेशों में जो उनके नेता हैं वो राहुल की भाषा ही नहीं बोलते। जब 370 का विरोध राहुल गांधी और सोनिया गांधी कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पे, हरियाणा में आपको पता है हुड्डा साहब ने समर्थन किया था। हाँ बिल्कुल। तो वो भाषा आपके नेता की भाषा तो नहीं। जी जी। जितनी शिद्दत से और जितनी आक्रामकता से राहुल गांधी आरएसएस पे हमला करते हैं, आप मुझे बता दीजिए किसी प्रदेश में कोई शत्रप करता हो जी। चूंकि उनके अपने लोकल इंटरेस्ट हैं, उन्होंने अपनी सत्ता संभाल ली। तो जब तक जो मोदी की भाषा है वो हर एक की भाषा है बीजेपी में चाहे नुकसान हो या फायदा हो। यस यू आर राइट, है ना। लेकिन यहाँ भाषा बदल जाती है। राहुल गांधी की भाषा को बोलता ही नहीं कोई भी। अगर उतनी ताकत से आप जोखिम लिए बिना बोलो, हमला करो, तब बात बनेगी ना। मुझे एक थोड़ा सा एक याद आ गया एक लोकोक्ति, एक किस्सा है, आपने भी शायद सुना होगा, जो आप कहते हैं कि राहुल अलग सोच रहे हैं, बाकी अलग सोच रहे हैं, वो इंतजार करेंगे, 10 साल भी इंतजार करेंगे, उनके लिए देश सर्वोपरि है, उनके लिए प्रधानमंत्री पद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अलग सोचते हैं, लोग अलग सोचते हैं। एक वो आपने भी सुना होगा, एक बार अपने बहुत बड़े बादशाह हुए अकबर बादशाह से, बिरबल और अकबर जी, तो वहां कोई बाबा आ गया, उसने बता दिया कुछ टाइम बाद एक ऐसी हवा चलेगी, वो हवा जिसको लगेगी ना वो पागल हो जाएगा। तो बादशाह ने सोचा भाई जब किस टाइम चलेगी, उनसे पूछ लिया उसका चलने का क्या टाइम और बंद होने का क्या टाइम है। तो महाराज जी ने कहा कि वो इस वक्त चलेगी और इस वक्त बंद हो जाएगी। भाई हम तो बादशाह हैं, प्रबंध कर लेते हैं, हम क्यों उस हवा के चक्कर में आए। तो अकबर और बिरबल दोनों ने एक ऐसा स्थान बनवा लिया जहां पर वो हवा ना आए और वो उस स्थान पर चले गए। और जब वो हवा बंद हो गई, वो बाहर निकले, बाहर निकलकर वो जहां पर भी जाए, चौक चौराहे पे, नुक्कड़ सभा में, वो अलग बात बोले और जिनको वो हवा लग चुकी थी वो अलग बात बोले। तो वो अकबर बोला बिरबल से, बोला बिरबल सारे पागल हो लिए। तो बिरबल ने कहा कि साहब ये पागल नहीं, पागल हम दोनों हैं, ये तो सारे एक जैसे हैं, बहुमत एक तरफ है, हम अलग बात कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो बीजेपी भी कहीं ऐसा ही काम तो नहीं कर रही है, धीरे धीरे इनको पागल घोषित कर रही है, इनके समझ में नहीं आ रहा है, ये एक अलग बात किए जा रहे हैं, देश एक अलग बात कर रहा है। तो वो देखिए, आपको चलना तो देश के हिसाब से पड़ेगा या देश को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी के माध्यम से मैं नई पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, और नई पीढ़ी का सोचने का ढंग और किस्म का है। अगर बहुमत के आधार पे हम देखें तो आप परिवार में भी निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो नवीनतम स्वरूप है, जो हमारा बच्चा है, जो हाईली एजुकेटेड है, टेक्नो सेवी है, सारी चीजें हैं, वो अपने पूरे परिवार के लोगों को, उसको पता हो कि ये लोग सही नहीं सोच रहे। और कई बार पुण्य साहब होता है कि वो सही नहीं सोच रहे होते। अगर 100 लोगों में से 90 लोग एक ही तरह की बात करें तो वो जरूरी तो नहीं वो सत्य ही हो। सत्य तो अकेला भी हो सकता है। अब कितने उदाहरण आप देखिए, इतिहास में लोग कहते थे कि भाई धरती घूमती है सूरज के चारों ओर, या सूरज घूमता है, गैलीलियो को जहर दे दिया, ईसा मसीह के साथ अत्याचार हुए। गांधी भी एक अलग किस्म की बात कर रहा था, देश की बात तो नहीं थी वो। जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लोग तो ये कहते थे कि निकालो इनको बाहर, लेकिन वो तो अलग बात कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे अलग बात? जानते हुए, जोखिम उठाते हुए, क्योंकि वो सत्य के साथ थे,
सच की अकेले की ताकत बहुत बड़ी है। हम्म, अरे जो ये लोकोक्ति कहा जाता है ना कि सत्य परास्त नहीं हो सकता, थोड़ी समय के लिए थोड़ा सा विचलन होगा, तो वो चीजें हैं। किसी भी देश के इतिहास में ये कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं है, 15 साल का, 20 साल का कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो नेहरू के टाइम से देख रहे हैं चीजों को कैसे बदल रही हैं। और दिक्कत क्या है कि मोदी की जो ब्रांडिंग वाली बात है ना, ब्रांडिंग से भी अलग एक और चीज है। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 24 घंटे मैं करता है। अगर नरेंद्र मोदी में अहंकार ना हो, जैसा कि लोगों को दिखता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी, दूसरी तरह की बातें करते हैं वो, और व्यक्ति पूजा का भाव ना हो, क्या वो लाल बहादुर शास्त्री की सादगी की तरह नहीं रह सकते थे? नहीं रहे ना। इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं जो 6 बार कपड़े बदलता हो, कोई जरूरत भी नहीं है। जिस देश में आप ये कह रहे हो कि मैं 85 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा दे रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, वहां आपको ये वैभव अच्छा लगता है? 8,000 करोड़ का हवाई जहाज चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना। वो भी एक आदर्श राजनीति कर सकते थे। अगर पॉलिटिकल आइकॉन उन्हें कांग्रेस से लेने की समस्या तो दीनदयाल उपाध्याय को ले लेते। उनके पास तो 2 जोड़ी कपड़े होते थे मात्र। लेकिन उन्होंने आदर्श कोई और चुना, अपने जीवन को जो ढाला किसी और हिसाब से डाला है, क्योंकि उसे पसंद करने वाले लोग भी बहुत हैं। आज जब हम कहते हैं ना कि मोदी जी क्यों करते, बोले वो फिर मैले कुचले कपड़ों में रहे। देखिए उसमें 2 बातें हैं, सादगी एक अलग चीज है, और जो आपने कहा कि 8,000 करोड़ का जो चार्ज जी, वो कहीं न कहीं एक सिक्योरिटी मैटर भी आ जाता है। लेकिन उसमें देश का प्रधानमंत्री चल रहा है। तर्क सारे हैं। या तो आप बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दें, आप और एक बात करें। आप कहेंगे कि एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक कार ले ली थी और उसका कर्ज नहीं चुका पाए, और एक तरफ आप नेहरू की आलोचना करते, तो नेहरू तो कोई गरीब आदमी नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं था। गरीब तो वो तो बहुत अमीर आदमी थे और अरबपति थे उस टाइम में। बिल्कुल। तो उनका जीवन अगर उस तरह का है तो समझ में आता है कि मेरे पास है तो मैं यूज करूंगा। लेकिन वही मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद की गलियों में अपने हाथ से खद्दर काट के बेचने जाते थे। वही नेहरू ने जिस समय पहनी वो खद्दर, आज की खद्दर नहीं जो आज के नेता पहनते, 5,000 रुपए मीटर की, वो नहीं। तो उनका बदन छिल गया था सारा का सारा, और बाप ने कहा था तू कहाँ जा रहा है इस लड़ाई में। तो एक तरफ तो वो सादगी है कि जहां संपन्नता है लेकिन सादगी का वर्ण किया गया, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। और शास्त्री जी कोई अनपढ़ आदमी थोड़ी थे। अगर वो चाहते तो वो भी बहुत सारी चीजें करा सकते थे। उनको ना आप उनको आदर्श मान रहे हो, आपके आदर्श अलग है। तर्क तो पुनिया साहब हर चीज का मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन तर्क में जान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भारत इस समय एक ऐसे मोड़ पे है जहां हर कम्युनिटी, हर क्लास को पॉलिटिकल पावर चाहिए। पीढ़ियों की इस समय आपस में लड़ाई चल रही है, और वो रिफ्लेक्शन आप अपने समाज में भी देखेंगे। अब जब हम थे तो हम ये सोचते थे कि हमें फिल्में नहीं देखने देते थे लोग, हमारे बुजुर्ग। आज हमारे घरों में सिनेमा हॉल आ गया तो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन आज भी सब चीज प्रगतिशील होते हुए भी हमें कुछ चीजें नई जनरेशन की पसंद नहीं आती। यस, एक वो जनरेशन गैप रहता है। हमें ये चिंता है कि सारे दिन क्यों इसको लिए बैठे रहते हैं। ठीक बात है। तो आज का भारत जो है, कई बार हम मोबाइल से भी चिढ़ते हैं, वो 50 के दशक का, 60, 70, 80, 90 के दशक का भारत नहीं है, एक अजीब किस्म का भारत है। यहाँ इस समय संक्रमण का दौर चल रहा है, वो हर स्तर पे चीजें चल रही है। इसका परिणाम मैं आशावादी हूँ, मुझे लगता है सब अच्छा होगा। ये प्रॉब्लम तो आएंगी लेकिन देश कहीं नहीं जाने वाला, और ना ही भारतीय जनता पार्टी स्थायी रूप से यहाँ आ रही है। और इसके आने को भी मैं अच्छा ही मानता हूँ। चेंज आना चाहिए। चेंज इसलिए आना चाहिए कि एक अब भाजपा छुपके तो कुछ नहीं कर रही ना। उन्होंने कहा ये हमारा एजेंडा है और जब हमें मेजोरिटी मिलेगी हम पूरा करेंगे, तो उन्होंने किया, उनको समर्थन मिला इस बात पे। तो ये जो इश्यूज है ना, जैसे राम मंदिर का खत्म हुआ, 377 का खत्म हुआ, और अब लोग ये कहने लगे, जो समझदार लोग हैं, यार बस यार बहुत हो गया। और ये नहीं, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि अब हर मस्जिद में आप वो चीजें मत तलाश करो, मंदिर में आम आदमी नहीं कह रहा है। उनको भी ये पता है कि ये एक लिमिट है, अगर तार ज्यादा खींचा तो टूट सकता है ना। तो मोहन भागवत भी वो समझदारी दिखा रहे हैं और हमारा समाज भी वो समझदारी दिखा रहा है। राजनीति कई बार इस समझदारी को लांघ जाती है, क्योंकि वहां लोभ है, लालच है, पावर गेम है। इस समय आप ये देख लीजिए, जिन्होंने ये खेल शुरू किया था वो सब चिंता में है कि हमने एक जिन निकाल तो दिया
लेकिन इसको बिठाएं कैसे, ये उनकी चिंता हो रही है आज। यानी कि ये मोदी रूपी जिन बाहर तो आ गया। लेकिन मैं उनके अब लिए ये- जिन नहीं कह रहा, लेकिन है, निकला है अब बोतल में से, चलो है ना। त्यागी जी से हमने चर्चा की साथियों, और चर्चा हमारी काफी लंबी भी हो गई, चर्चाएं हम और भी करेंगे। चर्चा हमने प्रदेश से शुरू की थी, और चर्चा स्वाभाविक बात है कि प्रदेश भी राष्ट्र का हिस्सा है, तो चर्चा फिर राष्ट्र पे चली गई। और राष्ट्र में जो चीजें त्यागी जी ने एनालाइज की, और जो ये सोचते हैं, जो महसूस कर रहे हैं, इन्होंने बखूबी वो चीजें रखी। आप इन बातों से कहां तक सहमत हैं? और एक त्यागी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं भारतवर्ष में, उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो पुनिया जी को भी प्यार दें। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो यही है कि मैं पहली बार आपके माध्यम पे आया हूँ, जी, तो मुझे अच्छा लग मैं रहा है, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुँचाने के जी। कामयाब हुए। जी, और मैं ये मानता हूँ कि लर्निंग जो है ना, ये 2 वे प्रोसेस है। हाँ जी, हाँ जी। हम केवल यहाँ भाषण मैंने नहीं दिया है, मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीखते हैं, यस सारी यस। चीज़। तो धन्यवाद है आपका बहुत, और आप एक बड़ा बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और आप जुटे रहिए, जी। समर्थन दीजिए पुनिया साहब को, इनके चैनल को आबाद रहेगा, क्योंकि अब बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो सच कहने की जिनमें हिम्मत है, और जी। सारा गोदी मीडिया जैसी शब्दावली हमारे देश में आ गई, जो जी। नहीं आनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो कुछ लोग आपके परिवारों से निकल के, आपकी पृष्ठभूमि से निकल के अगर बाहर सच कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं, तो आप उसमें पूरा समर्थन उनका देते रहिए। जी, और मेरा जो भी सहयोग जब भी होगा, मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो त्यागी जी ने जो चीजें रखी हैं, ये वो डीप एनालाइज इन्होंने किया है साथियों। इन चीजों के लिए बहुत मेहनत लगती है, और जिगरा भी चाहिए। आप इन बातों से कहां तक सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम।